डॉक्टर संजय पंकज। साहित्य, संस्कृति, समाज से गहरा और अंतरंग लगाव होने के कारण निरंतर लेखनरत तथा विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी सहभागिता। एक लेखक का दायित्व केवल शब्द अपने आप को अभिव्यक्त करना नहीं है, उसका सामाजिक दायित्व भी होता है। इसलिए समाज के दुख सुख के साथ मैं निरंतर रहता हूँ। मेरी दर्जनाधिक के पुस्तकें साहित्य की विभिन्न विधाओं में प्रकाशित हैं, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुझे कई बार सम्मानित और पुरस्कृत किया गया है। हम जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संपर्क भाषा हिंदी थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हिंदी के प्रति जो हमारी निष्ठा होनी चाहिए, जो राजनीतिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए और साथ ही साथ जो संकल्प होना चाहिए, उसका कहीं न कहीं से अभाव हुआ और बाद के दिनों में हर जगह अंग्रेजी का भी वर्चस्व बना रहा। इसलिए लोग को अपने साथ जोड़ते हुए पूरे संकल्प के साथ आज जबकि भारत एक बड़ा बाजार है, तो बाजार की भी भाषा हिंदी हो गई है। विदेशों में हिंदी का सम्मान है, विदेशों में हिंदी की पढ़ाई की जाती है, लेकिन दुर्भाग्य है अपने ही देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के संदर्भ में आपस में प्रतिद्वंदिता ही नहीं होती है। ये दूसरा प्रश्न भी आपका बड़ा ही मौजूद है। भारत को जब तक इंडिया मानते रहिएगा, कहते रहिएगा, अंग्रेजी का मुंह पूरे भीतर से छूटेगा ही नहीं। इसलिए भारत जिस दिन पूर्णतः घोषित रूप में और जनव्यापकता में भारत हो जाएगा, उस दिन हमारी भाषा हिंदी भारतीय के रूप में भी समादृत होगी। दफ्तरों की भाषा वह नौकरशाहों की भाषा होती है, एक तरह से वह सेवक की भाषा होती है। जबकि हम बैंक की बात करें, हर जगह जितने सरकारी प्रतिष्ठान या उपक्रम हैं, सब के लिए हिंदी का प्रावधान सुनिश्चित कर दिया गया है। उनके ग्राहक भी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के हैं, वहाँ आने जाने वाले लोग भी हिंदी में हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि आज भी हम अंग्रेजी और अंग्रेज़ों की दास्तां तथा गुलामी से अपने आप को उबार नहीं पाए हैं। हम भारत को इंडिया मानते रहेंगे तब तक दफ्तरों की भी यही स्थिति रहेगी और सरकारी प्रतिष्ठानों में भी द्वंद्वात्मक भाषा का प्रयोग होता रहेगा। आप पहल कीजिएगा तो हिंदी में, वरना उनका सर्कुलर भी आता है, उनका सब कुछ आता है, जो भी उनका ज्ञापन आए या नियमावली जो भी आती है, सब कहीं न कहीं से अंग्रेजी में, जो आम आदमी समझता नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि हिंदी का शब्दकोश कितना समृद्ध है, लोक से इतने शब्द उसको प्राप्त हुए हैं और अब तो इस महासमुद्र में अनेक भाषाओं के शब्द आकर घुल मिल गए हैं। इसलिए जितने भी दूसरी भाषाओं के शब्द हैं, वे सब के सब हिंदी संस्कार के हो गए हैं और हम सब धड़ल्ले से उसका उपयोग करते हैं। तो हिंदी वाक्य विन्यास में हम उन शब्दों का प्रयोग करते हुए हिंदी का विस्तार कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा की गुलामी से हमारी मुक्ति नहीं हुई है। हम भारत को जरूर हमने स्वतंत्र कर लिया है, लेकिन भाषाई स्वतंत्रता हमारी नहीं हो रही है। आज भारत में जो शैक्षणिक व्यवस्था है, कन्वेंट भी है और साथ ही साथ सरकारी विद्यालय भी है। तो कन्वेंट की जो शिक्षा है वहाँ अंग्रेजी की शिक्षा है और सरकारी विद्यालय की जो शिक्षा है हमारी अपनी भाषा के साथ है। घर का वातावरण मातृभाषा का है, तो बच्चा गड्ढमड एक तीसरी तरह की भाषा, तीसरी तरह की संस्कृति से अपने आप को जोड़ लेता है। स्कूल के वातावरण में वह जब होता है तो अंग्रेजी सुनता है, अंग्रेजी जानने की कोशिश करता है। वहाँ से जब अड़ोस पड़ोस में निकलता है तो क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा के संपर्क में आता है। घर में आता है तो तीसरी तरह की भाषा जो मातृभाषा है, इसके संपर्क में आ जाता है। तो यह भाषा के स्तर पर जो स्खलन है, भाषा के स्तर पर उसका आत्मीय जुड़ाव न होने के पीछे भी एक बड़ा कारण है। और साहित्य की जहाँ तक बात है, तो ये मैंने कहा ना कि फैशन परस्ती में है। आज भी महाभारत, रामायण जो संस्कृत के श्रेष्ठ वाङ्मय है, और महाभारत के बारे में कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह महाभारत में है, और महाभारत में जो नहीं है इसका सीधा अर्थ है कि ब्रह्मांड में भी नहीं है। उपनिषद, पुराण, सब के सब। और हम जानते हैं कि हिंदी
देवभाषा संस्कृत से निकली हुई सबसे उसके करीब की भाषा है। और इसकी सबसे बड़ी सुविधा है कि इसकी लिपि जैसा हम लिखते हैं वैसा बोलते हैं, और अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग शब्द है। एक सूर्य के अनेक शब्द है और सूर्य की अलग अलग स्थितियों को अर्थित करने वाले वे शब्द हैं। इसलिए समृद्धि में संसार की कोई भी भाषा हिंदी के आगे नहीं है। इसलिए हिंदी में जो भी साहित्य उपलब्ध है यह हमारी हीनता है, यह हमारी दीनता है। और हिंदी के भी लेखक जब कहते हैं कि हिंदी में अभी श्रेष्ठ लेखन होना बाकी है, मैं कहता हूं कि साहित्य की जो भी विधा है सारी विधाओं में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ लेखन हुआ है, विश्व स्तर का लेखन हुआ है। आज भी प्रेमचंद के समानांतर बहुत कम संसार के लेखक हैं, उसके आगे बढ़े अज्ञेय हैं, निराला है, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो हिंदी में वैश्विक चिंतन करते हुए विश्व स्तर पर अपने आप को उसी चेतना से जोड़कर निरंतर अभिव्यक्त कर रहे हैं। इसलिए यह नौकरशाहों के पास अंग्रेजी की किताबें हो सकती है, लेकिन सही अर्थ में जो साहित्य की अध्येता है, सही अर्थ में हिंदी के प्रति बचपन से लेकर अब तक जिनका अन्यतम जुड़ाव है, वे हिंदी का साहित्य पढ़ते हैं। हिंदी में पुस्तकें भी प्रकाशित हो रही हैं, हिंदी में अच्छी पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन हो रहा है और उसका बड़ा बाजार भी है। हिंदी की पट्टी है, लेकिन हिंदी की पट्टी में एक हीनता भी है, और उस तरह की संस्कृति हिंदी पट्टी में विकसित नहीं हुई है जिस तरह की संस्कृति बांग्ला में, मराठी में या अन्य भारतीय भाषाओं में है। हम बांग्ला की बात करें तो हर घर में साहित्य संस्कृति की उपलब्धता दिख जाएगी। अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ होता है, बहुत कम कीमत में बल्कि लागत मूल्य पर वे पुस्तकें पाठकों तक पहुंचती हैं। और उसी तरह से संगीत के कुछ जो उपकरण हैं वे उनके घर में होंगे, तो उन लोगों से बात कीजिएगा तो साहित्यिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक बौद्धिकता संवाद करते हुए आप अनुभूत कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसका प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। हिंदी पट्टी में यह संस्कृति, यह संस्कार अविकसित है, जिसको विकसित करने की जरूरत है। जबकि आज भी तुलसी और कबीर विश्वव्यापक हैं। हम इस समय जब आपसे बात कर रहे हैं, इस समय भी किसी न किसी माध्यम से, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, कथावाचक हो या प्रवचनकर्ता हो, किसी न किसी रूप में तुलसी के साहित्य से संसार के अनेक देश के भक्त हों, श्रद्धालु हों, कविता के रसज्ञ पाठक श्रोता हों, वे जुड़े होंगे। और हिंदी से ज़्यादा संवाद करने वाली दूसरी भाषा नहीं है, इसलिए हिंदी की व्यापकता है। जहाँ तक नई पीढ़ी की बात है तो तकनीकी संजाल के बीच जाने के कारण, तकनीकी विकास के कारण और इस फेसबुक की आत्ममुग्ध दुनिया में फंसे होने के कारण हम अक्षरों का, शब्दों का, पुस्तकों का स्वाद लेना भूल गए हैं। तो यह स्वाद की संस्कृति विकसित करनी पड़ेगी। एक अक्षर का, एक शब्द का छपे हुए रूप में, एक पुस्तक का हाथ में संस्पर्श होते ही उसका स्वाद किस तरह से हमारे अंतर्मन, हमारे हृदय, हमारी आत्मा में प्रवेश करता है, इसको अनुभूत करने की जरूरत है। एक कविता की पंक्ति है, पश्चिम की है एक कहावत, उसको धोखो उसको धोखो। आपकी संवेदना भी मर जाएगी, आपकी करुणा भी मर जाएगी अगर करुणा और संवेदना के प्रति आपकी सजगता नहीं रहेगी। तो संसार की अनेक भाषाएं मृत हो चुकी हैं, गुम हो चुकी हैं, इसलिए कि उनका प्रयोग बंद कर दिया गया। तो हिंदी का जब निरंतर प्रयोग होगा, पढ़ने का अभ्यास जब तक चलता रहेगा और पुस्तकों को हाथ में लेकर हम पढ़ने के स्वाद को विकसित करते रहेंगे, तब तक पुस्तकों का भी प्रकाशन संसार बचा रहेगा। हम फेसबुक, व्हाट्सएप और इस तकनीकी संजाल के आत्ममुग्ध संसार से अलग होते हैं, क्योंकि पुस्तकों के माध्यम से हम अतीत से भी अपने आप को जोड़ते हैं, वर्तमान से भी जोड़ते हैं, विकासशील अपने को बना रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हमारा विकास हो रहा है, लेकिन हम जड़ से उखड़ते चले जा रहे हैं। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की इन पंक्तियों का ध्यान रखना पड़ेगा। देश दुनिया का था सिरमौर, हम ही भूल गए, नजर गगन में गड़ाई कि जमी भूल गए।
ये हम बार बार विश्व गुरु हुए हैं अपनी समृद्ध परंपरा और विरासत के बल पर, और वह समृद्ध परंपरा और विरासत साधकों की है, तपस्वियों की है, मनीषियों की है, ज्ञानियों की है, चिंतकों की है। और हमारे पास वाल्मीकि, व्यास से आगे बढ़ते हुए सूर, तुलसी, कबीर, रहीम, रसखान, मीरा, महादेवी, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री राजनीति के अध्येता और ज्ञानी होने के बावजूद हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिए अपने आप को साधना रत चलता है। तो यह संक्रमण का दौर है, लेकिन इस दौर से हमारा देश उभरेगा, हमारा देश फिर विश्व गुरु बनेगा साहित्य और संस्कृति की विरासत पर ही, इसी के बूते बनेगा। हिंदी एक समृद्ध भाषा है, यह हमारी राजभाषा भी है, मातृभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है। और हिंदी का आज इतना बड़ा बाजार है कि संसार के अनेक देशों में केवल विश्वविद्यालय स्तर पर ही नहीं बल्कि बाजार के स्तर पर भी हिंदी का व्यापक स्वरूप खड़ा होता चला जा रहा है। जब हम बोलते हैं ठंडा मतलब कोका कोला के प्रचार के लिए हमको बोलना पड़ता है ठंडा मतलब। इसी तरह से आज आपने देखा होगा कोरोना काल में सारे संसार ने एक दूसरे से हाथ मिलाना बंद कर दिया, वह पद्धति खत्म हो गई। नमस्कार करते हुए अभिवादन किया और संसार के अनेक देश ने इस शब्द को, वेस्टलैंड जो टी.एस. इलियट की महत्वपूर्ण कृति है उसका समापन ही होता है ओम शांति ओम शांति ओम से। तो हमारी शब्दावली को, हमारे मांत्रिक शब्दों को संसार की अनेक भाषाओं ने आत्मसात किया है। कुछ तो बात है हिंदी में, कुछ तो अभूतपूर्व है हिंदी में। एक बड़ा आकर्षण है हिंदी में कि बेल्जियम का एक पादरी आता है बिहार मिशनरी कार्य से, वह ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आता है और कहीं राम कथा सुनता है। राम कथा में उसकी रुचि इतनी जग जाती है, उसको आत्मबोध ऐसा प्राप्त हो जाता है कि वह तुलसी साहित्य के अध्ययन में अपने आप को समर्पित कर देता है और तुलसीकृत रामचरितमानस का अध्ययन करते हुए बाद में उनका एक बड़ा टीकाकार भी हो जाता है, व्याख्याता भी हो जाता है और वह फादर कामिल बुल्के के नाम से तुलसी साहित्य का अधीत विद्वान मान लिया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण है। सरकार के स्तर पर साहित्य संस्कृति के लिए बहुत सम्मानित मंच का उपलब्ध न होना भी कहीं न कहीं से साहित्य और संस्कृति कर्मियों के लिए उदासीनता का एक बड़ा कारण है। सरकार अगर दृढ़ता के साथ साहित्य संस्कृति का और भाषा का सम्मान करना शुरू कर दे तो आज भी हिंदी के सारे साहित्यकार अपने आप को एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व मानते हुए राष्ट्रभाषा के उन्नयन के लिए ही नहीं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने कहा कि भाषा की उन्नति ही सारी उन्नतियों का मूल है, जड़ है, कारण है। इसलिए हम अपनी भाषा से जैसे ही विचलित होते हैं अनेक स्तरों पर हम पिछड़ जाते हैं। साहित्यकारों को इस हीनता के भाव से, इस दीनता के भाव से उबरने की जरूरत है और हिंदी में निरंतर साधना करते हुए हम साधना करें, हम आनंद के लिए करें, हम आत्मानुभूति के लिए करें, हम आने वाले समय के लिए करें, अपनी पीढ़ियों को संस्कारित करने के लिए और अपनी समृद्ध भाषा को जीवित रखने के लिए यह काम करें। सरकार के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर अगर उसे व्यापक सम्मान और स्वीकृति अगर उस भाषा को मिल जाती है तो निश्चित रूप से एक बार भाषा की सेवा करने वालों की बड़ी भीड़ उमड़ेगी और हिंदी में प्रतिभावान साहित्यकारों की, साधक साहित्यकारों की कमी नहीं है और वे निरंतर लिख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हिंदी के साहित्यकार गुम होते चले जा रहे हैं। आज फिल्म के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से और एक देश का दूसरे देश में आने जाने के कारणों से और साथ ही साथ कभी कभी राष्ट्रीय और प्रांतीय मजबूत नेतृत्व के कारण से भी हिंदी की खुशबू संपूर्ण संसार में फैलती है और इससे साहित्यकार भी प्रेरित होते हैं। जिस दिन हिंदी पट्टी अपने साहित्यकारों को पढ़ना, जानना, समझना शुरू कर देगी उस दिन फिर से हिंदी साहित्य
के साहित्यकार अपनी साधना में रत हो जाएंगे। हम जानते हैं कि खड़ी बोली के प्रवर्तक बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री ने जो प्रयास किया, तो धीरे धीरे क्षेत्रीय भाषाओं से ऊपर उठती हुई हिंदी खड़ी बोली के रूप में सम्मानित भी हुई, समादृत भी हुई और साहित्य भी उसके माध्यम से प्रस्तुत होने लगे। देवकीनंदन खत्री ने हिंदी में लेखन किया, लोकप्रिय लेखन किया, आकर्षक लेखन किया, तो अहिंदी भाषा भाषियों ने केवल देवकीनंदन खत्री के हिंदी में लिखे गए कथा साहित्य को पढ़ने के लिए हिंदी भाषा का अध्ययन करना शुरू किया। तो हिंदी के जब ऐसे समर्पित साधक जब भी खड़ा होते हैं और पूरे मनोयोग से जब लोक की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, सार्वजनीनता की बात करते हैं, सार्वभौमिकता और वैश्विकता की बात करते हैं, तो विश्व उसके प्रति आकर्षित होता है। तो यह आकर्षण केवल साहित्य और कथा के लिए नहीं है, यह आकर्षण भाषा में भी होता है, भाषा के लिए भी होता है। तो उस तरह के संकल्प, साधना और निष्ठा का कहीं न कहीं से अभाव भी है, इसीलिए हिंदी के साहित्यकार उदासीन हैं। दिनकर की पंक्ति हम याद करें, एक हाथ में कमल दूसरे में धर्म दीप्ति विज्ञान, लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान। तो ये हिंदुस्तान नहीं, ये इंडिया नहीं, यह भारत फिर से संपूर्ण संसार में अपनी समृद्ध भाषा हिंदी, अपने समृद्ध कल के बड़े रचनाकार और उन्हीं की विरासत संभाल कर आज भी रचनारत कई पीढ़ियों की हिंदी साहित्य साधना भाषा वैभव के बल पर फिर से संसार का नेतृत्व करने के लिए खड़ा होगा, सक्षम और सामर्थ्यवान होगा।